हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्लास 10th का हिंदी का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लखनवी अंदाज। यह लखनवी अंदाज कोई कहानी नहीं है, बस इसमें लेखक साहब जो है वो सामंतवादी परिवार पर, सामंतवादी कहने का मतलब जो बड़े लोग होते हैं उन पर एक बयान किए हैं। मतलब क्या हुआ था कि एक बार सफ़र कर रहे थे तो उसमें एक सामंतवादी परिवार के व्यक्ति मिले और वो किस तरह से दिखावा कर रहे थे, मतलब खाना खाने का जो उनका तरीका था वो देख करके इनको बहुत आश्चर्यचकित लगा कि क्या कोई व्यक्ति इस तरह से भी खाने का तरीका होता है। तो वही खाने का तरीका जो होता, मतलब एक अचानक से कोई घटना घटा था, वही घटना को एक विस्तार से प्रस्तुत कर दी है। तो लेखक का नाम क्या है, देखिए इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं, जो लखनवी अंदाज चैप्टर है, कहानी है, इनको जो लिखने वाले राइटर है उस राइटर का नाम क्या है, तो यशपाल सिंह। यशपाल सिंह का जन्म कब हुआ था, तो यशपाल सिंह का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब में। और इनका जो मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु कब हुआ था, मतलब मृत्यु जो इनका हुआ था तो 1976 में हुआ था। तो देखिए लखनवी अंदाज स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है वो क्षितिज भाग 2 का, मतलब क्लास 10th का क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम क्या है, लखनवी अंदाज। तो देखिए ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये कहानी स्टार्ट होता है किससे, तो लेखक से। क्या होता है कि लेखक को कहीं जाना रहता है, लेखक को कहीं जाना रहता है, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी जाना रहता है, ज़्यादा दूर सफ़र करना नहीं रहता है। तो लेखक तो है, तो इनका आदत तो है कि मतलब कहानी लिखने का। तो ये क्या सोचे कि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। सेकेंड क्लास का टिकट थोड़ा महंगा होता है, तो सोचे कि हमको कहानी लिखना रहता है, कहानी सोचना रहता है, तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड क्लास का टिकट ले लेते हैं ताकि हम कहानी भी लिख सके एकांत में बैठ करके, और खिड़की के पास बैठ करके बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा कैसा है। क्योंकि लेखक को यही होता है कि टॉपिक मिले, कहानी लिखने का एक कोई टॉपिक मिले अच्छा सा, उसी पे कहानी लिखना होता है। कहानी लिखने के लिए एक टॉपिक का ज़रूरत होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से जो लेखक साहब है उनका ज्ञान की और वृद्धि होता है। इनमें ये पता चलता है कि बिना कोई टॉपिक का भी एक कहानी लिखा जा सकता है। तो किस तरह से मतलब ये माइंड में आता है वो लास्ट में पता चलेगा आप लोग को। तो देखिए मतलब ये क्या सोच रहे थे कि हमको कहीं जाना था लेखक साहब को, तो सोचे कि नहीं सेकेंड क्लास का हम टिकट ले लेते हैं ताकि हम अकेले में बैठ करके और कुछ कहानी सोचेंगे और लिखेंगे और प्राकृतिक दृश्य भी देखेंगे। तो इसके लिए गए टिकट कटवाने के लिए, और यहाँ पे जो स्टेशन में थे, मतलब वहाँ से ट्रेन खुलने वाली थी, मतलब मुसाफिर का पैसेंजर ट्रेन जो थी सो मतलब खुलने के लिए तैयार थी। मतलब होता है ना कि जैसे स्टेशन पर खड़ा है तो हॉर्न दे रहा है, मतलब ट्रेन की अब लगता है कि नहीं अब खुलेगी, तो इस तरह से था ट्रेन में कंडीशन, मतलब ट्रेन खुलने वाली ही थी। तो ये क्या किए, लेखक जल्दी से ही गए कहाँ पे, टिकट काउंटर पे, वहाँ पे सेकेंड क्लास का टिकट खरीदे। सेकेंड क्लास का टिकट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मतलब थोड़ा महंगा होता है, लेकिन सोचे कि हमको अकेले में बैठना है, क्योंकि हमको अगर भीड़ में हम बैठ जाते हैं तो कहानी नहीं सोच पाएंगे। तो इसीलिए ये सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया। टिकट जैसे ही खरीदे तैसे मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन था वो जाने के लिए सीटी फुफकार रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब खुलने वाली है। तो जल्दी से क्या किए, टिकट लिए और वहाँ से दौड़ते हुए स्टेशन में दौड़ते हुए और जा करके जल्दी से कोई सेकेंड क्लास का बॉगी में, मतलब बर्थ में जाके घुस गए। जब जहाँ वहाँ पे घुसे तो इनका अनुमान का प्रतिकूल इनका जैसा अनुमान था कि बॉगी खाली मिलेगा, मतलब जो डब्बा है सेकेंड क्लास का डब्बा वो खाली मिलेगा, लेकिन इनका अनुमान के प्रतिकूल वहाँ पे डब्बा जो था सो निर्जन नहीं था, मतलब खाली नहीं था। वहाँ पे पहले से कोई व्यक्ति, एक सज्जन पालथी मार के बैठे हुए थे, जो लखनऊ का नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन था। लखनऊ कहने का मतलब एक लखनऊ का व्यक्ति था और नवाबी नस्ल का था। नवाबी नस्ल मतलब क्या होता है हम थोड़ा देर में बताने वाले हैं। नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन था। सफ़ेद पोश कहने का मतलब वो सफ़ेद कलर का वस्त्र पहने हुए था, इसीलिए बोले कि एक लखनऊ के नवाबी नस्ल का सफ़ेद पोश सज्जन बैठा हुआ था पहले से। ये तो लेखक साहब सोचे कि नहीं हमको डब्बा खाली मिलेगा ताकि हम जो है सो कहानी सोचते जाएंगे और कुछ कुछ लिखते जाएंगे और प्राकृतिक दृश्य देखते जाएंगे। लेकिन वहाँ पे एक पहले से एक व्यक्ति मौजूद थे जिन्हें क्या बोले, नवाब है। जैसे होता था कि पहले लखनऊ के जो भी लोग होते थे उनको नवाब बोला जाता था, मतलब लखनऊ को नवाबों का नगरी बोला जाता था। इसीलिए बोले ये कि लखनऊ के नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हुए हैं। मतलब जैसे ही ये दौड़ते हुए उस डब्बे में घुसे, कौन, लेखक साहब जैसे ही दौड़ते हुए उस डब्बे में घुसे तो वहाँ पे जो सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हुए थे वो लेखक को देख करके उनको
चिंतित हो गए। मतलब लेखक को घुसते देख करके वो उनको भी ठीक नहीं लगा कि अटपटा सा कि कौन व्यक्ति यहाँ पे घुस गया। और जब लेखक साहब घुसे थे तो वो व्यक्ति को तो देखे थे कि पालथी मार के बैठे हुए थे और उनके बगल में मतलब उनके सामने एक टॉवल बिछा हुआ था, एक तौलिया था और उसी तौलिए पर 2 चिकने ताजे खीरे रखा हुआ था। तो चिकने ताजे खीरे रखा हुआ था। तो जो नवाब साहब थे मतलब जो पहले से बैठे हुए थे वो लेखक से मतलब दोस्ती करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब होता है ना कि जैसे देखिए कोई व्यक्ति पहले से हम वहाँ पे एंटर किए तो एक बात करने का जैसे तरीका होता है, मूड होता है कि हाँ वो हमसे बात करने का मूड में है, देखने के बाद ही पता चल जाता है। लेकिन वो जो नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे वो लेखक साहब के घुसते देख करके वो एक चिंतित हो गए। मतलब लगा ऐसा कि असुविधा में आ गए, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। और अच्छा नहीं लगा तो बात करने के भी मूड में नहीं थे, मतलब बात करना भी नहीं चाहे लेखक से। तो लेखक भी सोचे कि चलो हम अपना मर्यादा में रहते, हम भी नहीं बात करते। वो भी करके उन्हीं के सामने वाले बर्थ पे बैठ गए। जैसे देखिए एक ट्रेन है, कोई सेकेंड क्लास का डब्बा था, तो एक ये सीट होता है, एक इधर सीट होता है। तो यहाँ पे बैठे हुए थे कौन, ये नवाब साहब बैठे हुए थे। और नवाब साहब बैठे हुए थे तो यहाँ पे एक खिड़की था, क्या था, खिड़की था। तो यही खिड़की के पास नवाब साहब बैठे हुए थे। यहाँ पे कोई टावल होगा, यहीं पे 2 खीरा रखा हुआ था, ताज़ा खीरा था। और यहाँ से इंटर किए कौन, यहाँ से इंटर किए लेखक, राइटर जो है वो इंटर किए। और जब यहाँ पे इंटर किए तो जो ये थे कौन, ये कहने का मतलब एक सफ़ेद तो सज्जन जो थे इनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए, मतलब संतुष्ट नहीं हुआ कि कौन व्यक्ति यहाँ पे घुस गया। तो इनको भी अच्छा नहीं लगा और ये बात करने के मूड में भी नहीं थे। तो राइटर साहब क्या किए, लेखक साहब यहाँ पे आकर के बैठ गए। जो यशपाल सिंह थे तो यशपाल जी जो थे यहाँ पे आकर के बैठ गए। और ये जो थे वो बात करने के मूड में नहीं थे, तो ये भी अपने नज़रें चुरा लिए। ऐसा नज़रें चुराने मतलब क्या, वो भी जब उनको देख नहीं रहे थे, ये भी अपने नज़रें इधर उधर देख रहे थे, लेखक को नहीं देखे, मतलब नवाब साहब को नहीं देख रहे थे। तो ये भी यहाँ पे आकर के बैठ गए। अब यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बाहर देखते रहते हैं। जो मतलब ये नवाब साहब है ये बाहर देखते रहते हैं, खिड़की के बाहर देखते रहते हैं। लेकिन जो लेखक साहब है उनको हमेशा से क्या आदत होता है, कोई चीज़ के बारे में विश्लेषण करने की, मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में सोचते रहने का। जैसे लेखक थे तो कहानी के बारे में सोचते रहते थे या कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो खाली बैठ के करते क्या, तो ये सोचना स्टार्ट किए किस बारे में, कि ये व्यक्ति जो था ये हमको देखकर इतना असुविधा में क्यों आया। इस बात के बारे में मतलब इस मैटर पे ये सोचना स्टार्ट किए, आखिर क्या रीज़न है, उस रीज़न को पता करना चाहे। तो इनको ये 2-3 बात समझ में आया। पहला बात ये समझ में आया कि ये भी व्यक्ति जो है मतलब जो नवाब पहले से बैठे हुए थे, लेखक साहब सोचे कि शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये भी मेरे ही तरह कोई स्टोरी या कोई कहानी सोच सकने या लिखने के लिए एक अकेले डब्बे में बैठे होंगे। और ये मेरे आ जाने से ये भी असुविधा में आए, लगा कि नहीं कोई व्यक्ति यहाँ पे घुस गया, अब हम मेरा कहानी कैसे लिखाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि असुविधा महसूस किए, मतलब चिंतन महसूस किए। या तो फिर हो सकता है कि जो यहाँ पे 2 खीरा रखा हुआ था, एक खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु को देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि अब कोई किसी के सामने एक खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु को कैसे खाए। हो सकता है कि अकेले मतलब सफ़र काटने के लिए खीरे रखे होंगे और मेरे आ जाने से अब खीरे कैसे खाएंगे, इस बात को लेकर के चिंतित हो गए होंगे। मतलब इस तरह से 2-3 बात ये लेखक साहब सोच रहे थे। और ये जो थे सो क्या कर रहे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक साहब इनको कनखियों से देख रहे थे। कनखियों से देखने का मतलब क्या होता है कि कहीं पे नज़र और कहीं पे निगाहें। कहने का मतलब नज़र कहीं और था लेकिन निगाहें कहीं और था। लेखक साहब जो थे देख कहीं और रहे थे, लेकिन एक नज़र से किनको देख रहे थे, नवाब साहब को भी देख रहे थे। और नवाब साहब जो थे वो खिड़की के बाहर देख रहे थे। और खिड़की के बाहर देख रहे थे तो अचानक से फेस मोड़ते हैं और संबोधित करते हैं किनको, लेखक साहब को। लेखक साहब को क्या बोलते हैं कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखिए जब ये इंटर किए थे, मतलब लेखक साहब जब इंटर किए थे तो ये व्यक्ति जो था, जो नवाब साहब था, वो इनको आने से पूरा लगा इनको कि असुविधा से मतलब असुविधा फील किए। मतलब इनको लगा कि कौन सा विपत्ति इस बॉगी में आ गया।
मतलब इस बर्थ में हम अकेले जाने वाले थे और कौन सा विपत्ति मतलब इसमें आ पड़ा। तो ये क्या किए यहाँ पे, मतलब इनको लगा उस टाइम की असुविधा महसूस किए कि नहीं ये कौन सज्जन यहाँ पे आ गए, और अचानक से अभी क्या बोलते हैं कि आदाब और जनाब कि खीरे का शौक फरमाएंगे। तो ये लेखक साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब सहसा भाव परिवर्तन जो होता है, मतलब अचानक से भाव परिवर्तन कि उस टाइम से कुछ और मन था और अभी मन कुछ और हो गया। तो ये सहसा भाव परिवर्तन बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा और ये क्या किए, ये खीरा खाने से मना कर दिए, बोले किबला शौक फरमाए, मतलब हम नहीं खाएंगे आप खुद खा जाइए। तो ये खीरा खाने से मतलब मना कर दिए। तो ये लेखक मतलब नवाब साहब थे और नवाब साहब फिर से क्या किए, फिर से खिड़की की ओर देखे, कुछ देर तक देखे, गौर किए, उसके बाद फिर से फेस इधर मोड़े और लेखक साहब को देख करके कुछ देर गौर किए, लेखक साहब को कुछ देर देखे। उसके बाद क्या किए, मतलब इस सीट के अंदर एक लोटा रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, लोटा रखा हुआ था, लोटा को वहाँ से निकाले और मतलब जो तौलिया जिस पे रखा हुआ था खीरा, खीरा किस पे रखा हुआ था, तौलिया पे, उस तौलिया को उठा करके पहले तौलिया को झाड़े, मतलब तौलिया को झाड़े, मतलब उसमें जो गंदा उंदा लग गया होगा, धूल गर्दा होगा, उसको झाड़े अच्छा से। उसके बाद जो लोटा निकाले थे, लोटा में पानी भी था, उस पानी से क्या किए, इस खीरे को खिड़की से बाहर करके, मतलब खिड़की से बाहर करके खीरे को अच्छा से धोए। और अच्छा से धोने के बाद क्या करते हैं कि जेब में रखा हुआ था एक चाकू, वो चाकू अपना पैकेट से निकालते हैं और क्या करते हैं, खीरा को जो अपर लेयर मतलब अपर पार्ट होता है, मतलब जिसको मुंधी बोले थे, मतलब जिससे लगा हुआ रहता, मतलब प्लांट में जिससे लगा हुआ रहता, उस मुंधी को काटे और काटने के बाद क्या किया, उसको गोद करके झाग निकाले। गोद करके झाग क्यों निकाला जाता है, ताकि कोई अगर तीखा हो, मतलब खीरा में कोई तीखापन हो, वो तीखापन निकल जाए। तो इसीलिए क्या किए, दोनों खीरा को काटे, उनमें झाग जो होता है वो झाग को बिल्कुल अच्छा से निकाले। और झाग निकालने के बाद क्या करते हैं कि ये खीरा को बहुत बेहतरीन ढंग से, ऐतिहासिक ढंग से छीलते हैं। छीलने का मतलब उसका अपर लेयर, ऊपर अपर लेयर जो होता है उसको आसानी से ऐतिहासिक तरीके से छीलते हैं ताकि मतलब खीरा अच्छा लगे खाने में। तो अपर लेयर को आराम से छीलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इस टावल पे खीरे के फाकों को सजाते हैं। खीरे के फाकों को करीने से सजाते हैं। खीरे के फाकों मतलब खीरा का टुकड़ा, और करीने मतलब अच्छा से एक के बाद एक करके सजाते हैं। और ये जो नवाब साहब थे, इनको एक चीज़ और पता था। क्या पता था कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते थे, उन खीरा बेचने का तरीका इनको पता था। यहाँ पे क्या किया जाता था कि जब भी खीरा बेचा जाता था तो इसमें क्या किया जाता था, नमक और जीरा, क्या, नमक और जीरा, मतलब नमक मिला हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर इसमें छिटक दिया जाता था या बुरक दिया जाता था। तो ये क्या किए, नमक और जीरा को इस पे खीरे के ऊपर छिड़क दिए, और खीरे के ऊपर छिड़क दिए और मतलब एक बेहतरीन ढंग से, मतलब अच्छा से इस खीरे के फाकों को करीने से टावल पर सजाए। और जब सजा रहे थे तो इनका मुंह के जो स्ट्रक्चर होता है, मुंह मतलब जो जैसे चलता है वैसे, उनसे क्या लग रहा था कि इनको खीरा को मतलब इस तरह सजाने में इनका मुंह में पानी आ रहा था, मतलब खाने का बहुत मन कर रहा था। किनको, लेखक साहब को भी तो कर ही रहा था, लेकिन वो जो सजा रहे थे, करीने की तरह सजा रहे थे नवाब साहब, और नवाब साहब को भी मन कर रहा था कि कब खाएं। मतलब खीरा रखते रखते उनको भी मतलब मुंह का जो स्ट्रक्चर होता है, मुंह जिस तरह चल रहा था कि लग रहा था कि इनको भी खाने का बहुत मन कर रहा है, लग रहा है कि ये भी तुरंत अब खाएंगे। तो इस तरह से करीने को सजाते हैं और फिर से एक बार खिड़की के बाहर देखते हैं, और खिड़की से बाहर देखने के बाद फिर से फेस अंदर करते हैं और लेखक साहब को फिर से संबोधित करते हैं, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। क्या बोले कि वल्ला शौक कीजिए कि लखनऊ का बालम खीरा है। मतलब बोले क्या कि जो मतलब लेखक साहब को बोले कि सर जी आप जो है सो ये खीरा खाइए, क्योंकि ये लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब एक अच्छा खीरा है। तो ये जो देखिए लेखक साहब है वो तो पहले मना कर चुके थे कि हम खीरा नहीं खाएंगे, भले ही इनका मन जो मुंह में था वो भी पानी आ रहा था, इनका मुंह में भी पानी आ रहा था, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से कोई खीरा को काटेगा, उन पे नमक मिर्च इस तरह से मिलाएगा तो देख करके किसी का मुंह में पानी आएगा। लेकिन आत्मसम्मान ही ठीक समझे। आत्मसम्मान कहने का मतलब
कोई मना कर देता है एक बार खाने के लिए और फिर से खाता तो लगता है कि नहीं, फिर से बोला था कि नहीं खाएंगे और फिर से खा गए, तो ये आत्मसम्मान ही ठीक समझे और मतलब ये फिर से क्या बोले कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा है और मैदा भी थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए किबला शौक फरमाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वक्त जो है से हमें खाने का मन नहीं और पेट भी थोड़ा ख़राब है, मतलब पेट खराब होने का बहाना बनाए। क्यों बहाना बनाए? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति आपको बार बार पूछे कि आप खा लीजिए और आप बार बार डायरेक्ट मना कर देंगे तो उनको भी ख़राब लगेगा, इसीलिए अपना बहाना बनाए कि मेरा पेट भी थोड़ा ख़राब है इसीलिए हम नहीं खाएंगे, आप खुद खाइए। तो क्या किए, जो नवाब साहब थे वो फिर से कहाँ देखे, खिड़की के बाहर देखे, क्योंकि तो हो सकता है कि ये मतलब वही मूड में होंगे कि प्राकृतिक दृश्य को हम अच्छा से देखें और कहानी लिखे, तो ये बार बार देखते रहते थे खिड़की के बाहर। और जब ये मना कर दिए तो फिर से क्या किए, फिर से अब बाहर देखने के बाद फिर से अंदर किए। उसके बाद क्या किए, जो खीरे का फाक जो था उसको एक करके उठाए। उठाने के बाद वो खीरा के फाकों को अपना नाक तक ले गए, यहाँ पर नाक तक ले गए। उसके बाद वो आँख बंद किए और उसका स्वाद का फीलिंग अंदर किए, मतलब कितना स्वादिष्ट था वो तो काटते टाइम ही पता चल जा रहा था। तो वो क्या किए, खीरे के फाकों को यहाँ लाए और उनका जो स्वाद था वो स्वाद को अंदर किए, स्वाद करके और उनका स्वाद अंदर करने में आंखें उनका मंद गई, मतलब कोई भी चीज़ का फीलिंग लेने टाइम क्या होता है कि आंख बंद हो जाती है, तो उसी तरह आंख भी बंद हो गया। और इसी तरह से फिर क्या किए, वो जो फाक था, खीरा का फाक था, उसको क्या किए कि खिड़की से बाहर ला करके छोड़ दिए। इसी तरह से दूसरा फाक भी उठाए और वहाँ पे क्या किए, नाक के पास ले गए, रस मतलब खाने का स्वाद जो था उसको अंदर किए, मतलब रसवादन किए, उस खीरे के फाक का रसवादन किए, फीलिंग किए और स्वादिष्ट ले करके फिर से खीरे को वापस खिड़की के बाहर छोड़ दिए। इसी तरह हर एक खीरे के फाकों को लेते गए और खिड़की के बाहर छोड़ते गए। आज जब खिड़की के बाहर छोड़ रहे थे तब लेखक साहब गौर कर रहे थे कि कौन तरीका है खाने का, मतलब लेखक साहब देख रहे थे कि कौन तरीका है खाने का। और इसी तरह से क्या किए, सारा का सारा खीरा कहाँ पे रख दिए, मतलब खिड़की के बाहर ला करके छोड़ दिए। और फिर क्या किए, तौलिया से, मतलब जो तौलिया रखा हुआ था उनसे हाथ और ओठ को पोंछ लिए। जैसे कि खाने के बाद हाथ और ओठ जूठा होता है ना, तो उस तरह से हाथ और ओठ पोंछ लिए। और उसके बाद हमें कहने का मतलब लेखक को गुलाबी आँखों से देखे, गुलाबी आँखों से मतलब एक टकाटक नज़र से देखे। और जैसे इनको देखने, जैसे ऐसे देखे कि लेखक साहब को लगा कि जैसे बोल रहे हो कि ये होता है रईसों को खाने का तरीका, मतलब इनको ऐसा लगा जब ये देखे न गुलाबी नज़रे से, तो लेखक साहब को ऐसा लगा कि जैसे ये बोल रहे हैं कि ये था रईसों के खाने का तरीका। तो लेखक साहब सोच रहे थे कि क्या कोई भी व्यक्ति को जो खाने का सुगंध जो होता है, मतलब सुगंध और स्वाद और कल्पना से ये खाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेखक साहब सोच रहे थे कि कोई भी व्यक्ति का जो मतलब खाना का स्वाद होता है और उनका जो सुगंध होता है, इसकी कल्पना से एक खाने का तो अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन क्या इससे उदर का तृप्ति हो सकता है, मतलब इस तरह के खाने का तरीका से पेट भर सकता है। और क्या किए थे, देखिए अब ये जो लेखक साहब नहीं, ये नवाब साहब जो थे, ये मतलब खाना जो खीरा को काट रहे थे और छील रहे थे, तो ऐसा किए कि लगा कि इनको कि मतलब ये थक करके लेट गए कहने का मतलब सो गए। वहीं पे सीट जो था और यहीं पे क्या किया, अब ये सो गए, यहाँ पे ये सो जाते हैं, मतलब इनको लगा कि नहीं कि हम बहुत बड़ा काम किए, खीरा काटे छीले और इससे थक करके लेट गए हैं। और लेखक साहब क्या सोच रहे हैं, लेखक साहब सोच रहे हैं कि क्या इस तरह से कोई व्यक्ति का खाने का तो अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह से कोई भी उदर की तृप्ति हो सकती है, मतलब कोई पेट भर सकता है इस तरह का खा करके। और इतना ही जैसे ही सोच रहे थे वैसे ही ये जो नवाब साहब थे उनको मतलब खाने के बाद पेट भर जाने का ऊंची ऊंची ढकारें आ रही थी। क्या ऊंची ऊंची ढकारें आ रही थी, मतलब खाने के बाद जो होता है ना ढकार लेता है, तो उस तरह से इनका ढकारें आ रही थी कि नहीं अब मेरा पेट जो है से पूरी भर गया था। तो इसी टाइम
ये क्या बोले लेखक साहब नहीं, नवाब साहब क्या बोलते हैं, लेखक साहब बोलते हैं कि खीरा बहुत लजीज होता है लेकिन होता है बड़ा शकील। खीरा अच्छा होता है लेकिन पेट पर बोझ डाल देता है, इसीलिए हम खाए नहीं, खीरा के फाकों को बाहर छोड़ दिए। तो इस तरह से ये बोले। और ये लेखक साहब सोच रहे थे कि इस तरह से खाने का तरीका तो ठीक हो सकता है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति इस तरह से अपना पेट को तृप्ति मतलब पेट को भर सकता है? और वैसे ये क्या किए, ढकार लिए। तब इनका माइंड खुला, मतलब इनका एक ज्ञान का प्राप्ति हुई। क्या ज्ञान मिला कि देखिए इनका नॉलेज में ये वृद्धि हुआ कि अब ये सोचने लगे कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना खाए पेट भर करके मतलब पेट भरने का डकार ले सकता है, जैसे सुगंध और स्वाद से ही ना वो डकार लिए कि नहीं मेरा पेट भर गया पूरी, तो कोई व्यक्ति अगर बिना खाए पेट भरने के लिए डकार ले सकता है कि ऐसा लगता है कि नहीं पेट भर गया, तब क्या कोई लेखक बिना पात्र बिना घटना सिर्फ लेखक का इच्छा मात्र कहानी नहीं बन सकता? कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति बिना खाए खाने के पेट भरने का डकार ले सकता है तो क्या कोई लेखक बिना अपने इच्छा से, ना कोई घटना ना कोई पात्र का, क्या लेखक का इच्छा मात्र कोई कहानी नहीं बन सकता है? तो इसी तरह से ये अचानक से एक घटना घटा और इनका माइंड में भी वृद्धि हुआ कि क्या ये बन सकता है, जब एक व्यक्ति बिना खाए पेट भर सकता है तो क्या बिना सोचे बिना घटना पात्र का हम कोई कहानी नहीं लिख सकते हैं? तो इसी तरह से ये मतलब ये कोई कहानी नहीं है, इसमें कोई एक घटना घटा और उसी को क्या किए, लिख दिए। और इनका मन में आया कि हाँ अब इस तरह से मतलब कोई घटना कोई पात्र कोई बिना टॉपिक का भी कोई कहानी लिखा जा सकता है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।